अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, आपने शुरू से सुना होगा दैट द शो मस्ट गो ऑन, और आज का दिन हमारे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज द शो विल गो ऑन, लेकिन हम सब के लिए, जियो और जंग की फैमिली के लिए आज का दिन बड़ा भारी भी है, बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एक कॉलीग का रिश्ता तो होता ही है, एक सीनियर का रिश्ता तो होता ही है, लेकिन हर सतह पर एक ऐसी शख्सियत हमसे जुदा हुई है जिसको हर शख्स अपना दोस्त मानता और दोस्त समझता था, और ऐसा लगता था उसे कि अरे ये तो मेरे ही दोस्त हैं। खबर आपने सुन भी ली होगी और पढ़ भी ली होगी अगर आप सुबह से जियो देख रहे हैं। जियो जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर जियो जंग ग्रुप इमरान असलम की उम्र जो थी वो इतनी भी नहीं थी एक्चुअली, अगर आप देखें तो सिर्फ 70 बरस थी। 1952 को मद्रास में इंडिया में पैदा हुए, और जियो जब लॉन्च हुआ, जियो एंटरटेनमेंट हो, जियो सुपर हो, जियो न्यूज़ हो, ये लॉन्च करने वाली टीम का सेहरा जो है ना वो इमरान असलम साहब के सर ही जाता था। फिर इमरान असलम साहब का सहाफ़ती करियर अगर देखें तो इनकी बेबाकी, इनकी ऑब्जेक्टिविटी सदियों याद रखी जाएगी। इनका सहाफ़ती करियर भी शानदार रहा। 70 की दिहाई में लंदन से इन्होंने तालीम हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। जियो न्यूज़ हो, जियो एंटरटेनमेंट हो, जियो सुपर हो, इवन आग टीवी और जियो के जितने वेंचर्स रहे हैं ना, उसमें एक कलीदी किरदार इमरान असलम साहब का होता था। और वो जो ख़ानदान का बड़ा नहीं होता, जो तमाम लोगों को समेट कर भी रखता है, धूप हो तो सबको छाँव भी फराहम करता है, छाँव हो तो फिर सब में खुशियां भी बांटता है। इनका एग्जैक्ट वो जंग और जियो में वही किरदार था। और आपको ये बताएं कि इमरान असलम पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी थे, लिहाजा सिर्फ हम जियो टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे बल्कि हम पूरे एज ए नेटवर्क, एज ए न्यूज़ ग्रुप उसकी भी बात कर रहे हैं। 1990 में जब जंग ग्रुप का अंग्रेजी रोजनामा द न्यूज़ शुरू हुआ तो पहले न्यूज़ एडिटर रहे, और फिर थोड़े ही अरसे में ये द न्यूज़ के एडिटर बन गए। और आप सोचिए कि सहाफ़ती इनका करियर, फिर एंटरटेनमेंट की तरफ इन्होंने क्रिएटिविटी तो कमाल की थी ना, कमाल की नहीं थी, इनफैक्ट बला की थी। 60 से ज़ायद इन्होंने कामयाब ड्रामे लिखे जो कि स्टेज और टीवी की जीनत बने। फिल्म द लास्ट वाज आई गेस परे हट लव, जी बिल्कुल, माहिरा खान ने जिसमें अदाकारी की थी, आसिम ने वो फिल्म बनाई थी, आसिम रजा ने वो फिल्म बनाई थी। इसके अलावा दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जियो के अम्ब्रेला तले जियो टेलीविज़न पर आप जो प्रोग्राम्स देखते थे, उनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अनोखे, अछूते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगते थे, तो उसमें भी इमरान असलम साहब की कंट्रीब्यूशन, उनकी महारत शामिल होती थी। मेरा ख्याल है कि जो कभी भी उनसे मिला होगा इमरान असलम साहब से, उनको कोई अच्छी यादें ही होंगी। वो कुछ लोग होते हैं जिनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आपको कभी भी किसी एडवाइस की ज़रूरत हो, आपको डायरेक्शन चाहिए हो, आपका कोई और मसला हो, ही वॉज ऑलवेज देयर। और वो बात इस तरह करते थे कि पूरी टोटल अटेंशन आप ही को देते थे। मतलब उनकी एक कमाल बात ये थी कि उनसे जिसकी मुलाकात हुई है, जिस कैपेसिटी में भी, दे कैन नेवर फॉरगेट हिम। वो इतने इंटेलिजेंट आदमी, इतनी अच्छी बात, इतनी सेंसिबल बात करने वाले थे, इतनी अच्छी एडवाइस देते थे। और उनका ह्यूमर और विट तो मेरा ख्याल है कि एवरीबडी हु नोज़ हिम दे नो हिज ह्यूमर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था, और कभी कोई परेशान वक्तों में भी कभी कोई परेशानी लगता था कि उनको नहीं होती। अच्छा, वो हमेशा ही वुड ऑलवेज मेक लाइट ऑफ। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं तो सर्टनली लिटरली जियो की टॉप मैनेजमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इमरान असलम साहब के साथ ही था। और हम तो मतलब कल के बच्चे हैं, ठीक है, 7-8 साल हो गए हैं इसी इदारे में, अल्लाह का शुक्र है, काम करते हुए, लेकिन इस इदारे से इमरान असलम साहब की वाबस्तगी दहाइयों पर मुहित है। और इस इदारे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दहाइयों से, शुरू से, जियो के लॉन्च से आज तक इस इदारे से मुंसलिक हैं। हम नेचुरली एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये कल के बच्चे इतने सीनियर लोग हैं, ये हमें कहाँ पूछेंगे, ये हमें कहाँ मुँह लगाएंगे लिटरली। लेकिन मैं आपको
हलफन ये बात बता रहा हूँ कि इमरान असलम साहब के साथ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कैसे गुजरता था पता नहीं लगता था, और ऐसा लगता था अरे मुझे तो लिटरली ऐसा लगता था कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। विच इज़ सो ट्रू। एज डिफरेंस आपको कोई फील नहीं होता था, और वाकई जो आपने ये टाइम वक्त गुजर जाता था क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त किस्म के की कॉन्वर्सेशन उनके साथ होती थी। ही वुड इनिशिएट, अगर आप झिझक भी रहे हैं कोई बात करते हुए, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं किसी इदारे में, एक कॉन्फिडेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर भी उनका था कि जो बात आप उनसे करते थे वो उन्हीं के पास रह जाती थी। कभी आपको शक भी नहीं हो सकता था कि आपकी बात जो है वो इधर से आगे जाएगी। अगेन मैं कहूँगी अब्दुल्ला, मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई है, जब भी इंटरेक्शन हुई है, उनकी एडवाइस, उनकी फार साइटेडनेस, ये सारी चीज़ें आई वुड रियली होल्ड देम क्लोज टू माई हार्ट कि उनका एक बहुत बड़ी प्रेजेंस थी जिससे हम अब महरूम हुए हैं। इंडीड। और इनके ड्रामों में आपको पता है सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है ना, तो हमारा तो इनका फेवरेट ड्रामा था रोजी। मेरा भी, ठीक है। मोइन अख्तर साहब इन्होंने लिखा था वो ड्रामा। और देखिए लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें, उनका काम और ऐसा इस बॉडी ऑफ वर्क को हमेशा याद रखा जाएगा। और एक इत्मीनान जियो पाकिस्तान की टीम को ज़रूर है कि व्हेन एवर ही यूज्ड टू मीट अस ही वुड ऑलवेज से कि बहुत मज़ा आता है तुम्हें देख के टीवी पे। बहुत इनकरेजिंग। इट्स ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री के लिए लॉस तो है, लेकिन लिटरली कोई भी जो उनको जानता था उनको एक पर्सनल लॉस जो है उसकी फीलिंग है। बहुत अरसे से बीमार भी थे और बीमारी में भी उनका जो जज्बा था और जो ह्यूमर था, कुछ अरसा पहले, 1-2 साल पहले अब्दुल्ला आपको याद है, पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और जब हमारी उनसे उसके बाद मुलाकात हुई, बात हुई, तो बिल्कुल ही उन्होंने ही प्लेड इट सो लाइट, जैसे कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, जबकि हमें पता था कि वो काफ़ी बीमार है। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट ही वाज, कि वो अपनी टेंशन किसी में ट्रांसफ़र नहीं करते थे और ना पता लगने देते थे। He was a larger than life figure। हम इमरान असलम साहब का कुछ काम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर तो इस सिलसिले में आप अपडेट्स देखते रहेंगे, लेकिन इनके लिखे हुए कुछ ड्रामों और कुछ फिल्मों का तस्करा और जो इनका काम है, जैसे कि एक दफ़ा ये सफ़र पे निकले तो पाकिस्तान के तमाम तकरीबन मज़ारात का दौरा कर लिया इन्होंने और फिर उस पर अपने ख़यालात भी कलमबंद किए। सो देयर आर सो मेनी डिमेंशंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी कि हम एक एक जहत पर या एक एक पहलू पे अगर बात करना चाहें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, बट हम जितना हो सकेगा आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, कि शो के दौरान हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इनका काम किसी तरीके से हम इनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ऑल्दो अगेन जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा, इनका बॉडी ऑफ वर्क इज़ सो इमेंस कि वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एक शो में करना, लेकिन आज जियो नेटवर्क पे आप बहुत कुछ देखते भी रहेंगे। और पता है क्या, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही है सराउंडिंग में कि हमारे यहाँ कोई इंसान 70 साल का हो जाए तो कोई उम्र, पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट अब एटलीस्ट तरक्की याफ्ता ममालिक में तो चेंज हो गया है। दे डोंट कंसिडर 70 एनी एज। इसीलिए तो आई स्टार्टेड ऑफ सेइंग 70 इज रियली नो एज। आई मीन विद द एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल्स, तो यंग ही इंसान लगता है कि देयर इज़ अ लॉट मोर टू डू, देयर इज़ अ लॉट मोर टू कंट्रीब्यूट। और ख़ासतौर पे जिस शख्स, जिस इंसान, जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं, ही आई फील ही स्टिल हैड अ लॉट मोर इन हिम। मतलब इतना उनका इवन टूवर्ड्स द एंड उनका कंट्रीब्यूशन, उनका टैलेंट, उनके आइडियाज़, और वो इतना इवॉल्व करते थे विद टाइम कि वो आपको बिल्कुल वो फ्रेश आइडियाज़ जो कि मैच करते हैं आजकल के वक्तों के साथ, वो फिर भी उनके पास होता था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस बारे में हम शेयर करते रहेंगे अपने ख्यालात भी और कुछ काम भी, लेकिन मुल्की सियासी मामलात का तस्करा हो जाए ज़रा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और शुरू में आपको पता है कि वो कुछ सवाल होते हैं ना भाई, ये तो करोड़ों का सवाल है। पहले वो सवाल था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी नहीं आएगी, फिर ये था कि लॉन्ग मार्च, सवाल भी वैसे हमारे वो बदलते ठीक है, लॉन्ग मार्च कामयाब होगा नहीं होगा। अब ये सवाल है कि जनाब ये असेंबलियां तहलील होंगी नहीं होंगी। इमरान खान, तो ये जो सवाल था आपका, हाँ, इसका जवाब यही है कि खान साहब जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज फैसला सुना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी बाय द वे इफ्स एंड बट्स हैं, तो आज ये हो सकता है। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कल इमरान खान से मुलाकात की, यकीन दिलाया आपका हुक्म मिलते ही असेंबली तोड़ दूंगा, ये उनका कहना था। पीटीआई रहनुमा
परवेज़ खटक ने भी कहा, चौधरी साहब हमारे साथ एक पेज पर है। देखिए, फैसला वही होगा जो इमरान खान कहता है और उसी पर अमल होगा। चौधरी और हम सब एक हैं और खान साहब हमारे सबके लीडर हैं। वो जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कोई और बड़ा ठीक ठाक मीटिंग हुई, इत्तेफाक है, हर चीज़ पर कोई इशू नहीं। हमें पक्का यकीन है, उस पर कोई मसला नहीं है। जो खान साहब फैसला करेगा परवेज़ इलाही इंशाल्लाह उस पर अमल। परवेज़ इलाही अपनी बात पे खड़ा है और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कमिटमेंट है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये इशू इतना नहीं है जितना उठाया गया। परवेज़ इलाही और इमरान खान दोनों एक पेज पर है। जो खान फैसला करेगा हम सब उसके ऑर्डर के। दूसरी तरफ असम्बलियाँ बचाने की कोशिश में लगी नून लीग कुशाय चौधरी साहब से अब तक उम्मीदें हैं। 29 नवंबर को आप वहाँ थे, चेन ऑफ कमांड की जो सेरेमनी थी, तो वहाँ पे कोई परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, वही मुलाकात। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि चौधरी साहब की कर रहे हो? तो कहता बस अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह दे सुपुर्द है। उन्होंने ये नहीं कहा। मैं क्या असम्बलियाँ तोड़ रहे हो? कहता अल्लाह को पता है। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह को पता है, अल्लाह से छोड़ो। अच्छा जी, साथ ही आपको वो राना साहब को कह रहे हैं अल्लाह ते छड़ देता है, अल्लाह दे सुपुर्द, तो इमरान खान को कह रहे हैं इमरान खान आपके सुपुर्द। मुफाहमत के बादशाह और सियासत पे कुछ लोग कुछ दो के माहिर आसिफ जरदारी भी पसे पर्दा सरगर्म है। वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियों में है। एक बात वाज़ेह है कि चौधरी साहब ने इमरान खान के इत्तेहादी होने के बावजूद अपनी सियासत को अलग रखा। पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी और पीटीआई के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को 2 दिन पहले ही जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर नोटिस भी भेजा गया है। वो शहबाज गिल को भी आड़े हाथों ले चुके हैं, जबकि उनके साहबजादे मोनस इलाही ने तो इस मामले पर पीटीआई और उनके हामियों को आईना भी दिखाया है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी मेमोरी को हम जॉग करेंगे, कुछ याद दिलाएंगे कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये वही चौधरी परवेज़ इलाही थे जो एक दिन पहले नून लीग की हिमायत से वज़ीर आला बन रहे थे, लेकिन फिर अगले ही दिन वो बनी गाला को प्यारे हो गए। ये याद ही होगा आपको। तो लिहाजा जब तक परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ नहीं देते, पीटीआई समेत तमाम जो जमातें हैं वो शकूक व शुबहात का ही शिकार रहेंगी। और मोनस इलाही साहब ने इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त की है। आपको पता ही है, बहुत से हल्कों को खबर पहले से थी कि क्या हुआ, लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि बाजवा साहब जब ये तय कर चुके थे, या फिर हो सकता है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हों, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान और उनकी टीम के मद्दाह थे, तभी तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन के ज़रिए एक हाइब्रिड रजीम को फॉर्म करना और उसको चलाने में इतना कलीदी किरदार उनका रहा है। लेकिन मोनस इलाही साहब ने अपने इसी इंटरव्यू में कन्फर्म किया है कि ये तो बाजवा साहब थे। जब उनसे पूछा कि ऑल्दो मेरी इंक्लिनेशन तो थी, लेकिन वालिद साहब वॉज इनडिसाइसिव, तो बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान सबके साथ हो जाओ। ये पंजाब हुकूमत वाले मामले की बात हो रही है अभी रिसेंट, जब ये पीडीएम जमातों के साथ दुआए खैर और फूल पेश कर चुके थे। ये बात अब सामने आ गई है। ऑल्दो पहले की तरह जिस तरह असर्टिवनेस के साथ कहा जाता हो, उस वक्त ये ना कहा गया हो, तभी एमक्यूएम और दीगर बलोचिस्तान की जो पार्टियां हैं वो इमरान खान के इत्तेहाद से अलग हो गई, क्योंकि पहले तो बस होता था ना जोर जबरदस्ती, ये आना ही है। अच्छा, आज क्या होने जा रहा है? जीशान बख्श नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। जीशान, खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज फैसला सुनाना है। उम्मीद भी यही की जा रही है कि आज वो फैसला सुना सकते हैं। कब है ये पार्लिमानी पार्टी? इसकी क्या तैयारियां आपके सामने, आपकी नज़रों से गुजरी हैं? जी उमा, बिल्कुल पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो पंजाब की है वो आज दोपहर लाहौर में होगा और इस हवाले से ऐवान वज़ीर आला में ये इजलास होगा, क्योंकि ज़मान पार्क की जो रिहाइशगाह है वो इतनी बड़ी नहीं है जहाँ पर ये तमाम तर अरकान असम्बली आ सकें। अब इस हवाले से देखना ये होगा कि एक तजवीज़ ये थी कि इमरान खान यहीं ज़मान पार्क से ही जो अरकान असम्बली हैं उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करें, उनका ओपिनियन लें और उसके बाद इस हवाले से या तो अपना फौरी फ़ैसला सुना दें या फिर मज़ीद मुशावरत के लिए उनसे वक्त ले लें, ताकि कल खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के जो अरकान असम्बली हैं, पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात है। तो तमाम तर असम्बलियों से इकट्ठे उनको तहलील करना है या
1 बाय 1 करना है। ये फैसला इमरान खान पार्लिमानी पार्टीज़ और जो उनके सूबाई वुज़रा हैं उनसे मुशावरत के बाद करेंगे। दूसरी तजवीज़ ये भी है कि अरकान असम्बली की अक्सरियत की ये राय है कि इमरान खान को ख़ुद 1 to 1 उनके पास आना चाहिए जहाँ पर भी ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि अगर ये अवान वज़ीर आला नवे शहर कायदे आज़म पर इजलास होता है तो फिर इमरान खान यहाँ ज़मान पार्क से वहाँ पहुँचें नवे शहर कायदे आज़म और सामने अपने अरकान के बैठ कर उनकी गुफ्तगू सुने और उसके बाद मौके पर अपनी राय दें या फिर इसको अपनी हद तक महफूज कर लें, जिस तरह अमूमन सियासी जमातें करती हैं कि जो इख्तियार है वो पार्टी कायद को दे दिया गया है, अब पार्टी कायद का फैसला है वो क्या करता है। तो दोनों तजावीज़ मौजूद हैं, ताहम अक्सरियत अरकान की राय यही है कि इमरान खान को क्या होता है ज़ीशान, आपसे सारा दिन फिर हम जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अभी आपका। अभी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, मोनस इलाही साहब ने कल ये कंफर्म कर दिया, ऑल्दो बहुत से लोगों को पता था, इनफैक्ट आपने भी गालिबन हमसे भी शेयर किया या अपने दोस्तों से तो शेयर किया ही था कि बाजवा साहब ने फिर रहनुमाई की थी मोनस इलाही या उनके वालिद साहब की, जब PDM के साथ ये दुआए खैर भी कर चुके थे कि आप उस तरफ चले जाइए। तो ये तो मान गए और ये इनडिसाइसिवनेस की स्टेट से बाहर आकर इमरान खान साहब के इत्तेहादी हो गए, लेकिन MQM और दीगर बलोचिस्तान के जो इत्तेहादी थे इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए। तो इस मरतबा बाजवा साहब के कहने और इससे पहले जिस अंदाज में कहा जाता था वो उस अंदाज में फ़र्क था कि MQM ने अपना फ़ैसला खुद कर लिया और ये लोग उसी फैसले के साथ हो लिए, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ये मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आपको पाकिस्तान के मीडिया और ख़ास तौर पर TV स्क्रीन्स पर जो पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये वो नहीं है, पीछे कुछ और हो रहा है और कुछ लोग जो हैं वो TV पे कुछ और कहते हैं, पीछे से कुछ और करते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पंजाब में क्या हुआ, और मुझे याद पड़ता है मैंने आपको MQM और BAP के बारे में भी बताया था। उसके बाद फिर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, काफ़ी मुझे तंग किया गया, लिहाजा मैं अवॉइड करता था, मैं बहानेबाजी करता था। कभी आपने बुलाया या शायद मुझे बुलाते थे तो मैं बड़ी मुश्किल से हाथ में आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा क्या जरूरत है, ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाती है, बाद में फंस जाते हैं। देखें, ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब जो है वो मैंने पिछले दिनों एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, पता है कहाँ पे मीटिंग थी? चेंज ऑफ कमांड के फौरन बाद एक मीटिंग थी, वहां पे मैंने ये बात कही थी। मैंने उनको ये उस वक्त भी बताया था कि देखें, एक तो आपका जो इदारा है उसकी पॉलिसी थी, फौज की पॉलिसी थी कि ए पॉलिटिकल रहना है, हम न्यूट्रल है, और इमरान खान साहब उस न्यूट्रलिटी को ताना बना रहे थे। तो इदारा तो न्यूट्रल हो गया और इदारे ने न्यूट्रलिटी का फैसला किया था। कम से कम 3 कोर कमांडर्स मीटिंग्स में एक एक्सटेंसिव डिबेट हुई, उसके बाद फैसला किया। तो अब जब पिछले साल बाजवा साहब की क़यादत में फौज ने फैसला कर लिया कि हमने सियासत में दखलंदाजी नहीं करनी, तो उसमें सिर्फ कोर कमांडर शामिल नहीं थे, बाकी जो ज़ैली इदारे हैं वो भी शामिल थे। तो लिहाजा जब उसके बाद जब तहरीक एतमाद का फैसला हुआ, तो पहले तो मैं आज आपको ये भी बता दूं विद फुल अथॉरिटी कि बाजवा साहब को यकीन था कि तहरीक एतमाद नहीं आएगी और उन्होंने इमरान खान को भी यही कहा था। और तहरीक एतमाद के बारे में गलतफहमी का शिकार इसलिए थे कि जो तहरीक एतमाद लाने वाले लोग जो हैं उनके साथ जो ये कम्युनिकेशन इन्होंने चैनल खोले हुए थे, तो ये सियासतदान जो है ये बाजवा साहब को गलत बता रहे थे। सर हमारे पास तो बंदे ही पूरे नहीं है, सर हम तो लेके ही नहीं आ रहे, सर वो असल में फलान ही हमारी बात मान रहा फलान। तो ये बाजवा साहब गलत फहमी में रहे। मीर साहब ये मतलब जानबूझ के मिसलीड कर रहे थे, आपका मतलब है? जानबूझ के मिसलीड कर रहे थे। और आप रिकॉर्ड निकाल के देखें कि उस दिन जिस दिन तहरीक एतमाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, तो मैंने जब एक ट्वीट किया कि आज 3 बड़े एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मैंने ट्वीट इसलिए किया था कि मेरे पर पाबंदी थी उस दिन तक, तो थरथली पड़ गई और लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इंक्वायरियां होगी। और उसके बाद बहुत से लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया अहम इदारों से कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ये इतना कामयाब ऑपरेशन था जो तहरीक एतमाद लेके आए थे, उन्होंने बाजवा साहब को पूरा धोखे में रखा। अब जब तहरीक एतमाद आ गई तो फिर बाजवा साहब जो है उनको क्या मुश्किल पेश आई,
वो मुश्किल ये पेश आई कि फौज एपॉलिटिकल हो चुकी थी। ISI, MI तमाम इदारे जो हैं उनको ये कह दिया गया था आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो इदारा साइड पे हो गया और बाजवा साहब जो हैं वो प्राइवेट कॉन्टैक्ट के जरिए यानी कि वो फौज को बाईपास कर रहे थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उन्होंने जो अपने लोग रखे हुए थे जो प्राइवेट थे, जिनका फौज या फौज के इदारों से ताल्लुक नहीं था, उनके जरिए उन्होंने MQM को रोका कि तुम इमरान खान का साथ ना छोड़ो। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को रोका कि इमरान खान का साथ ना छोड़ो। मैं कुछ दिन गुजरेंगे जब मेरे वो दोस्त जो है DAP वाले मुझे इजाजत देंगे तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। उनको तो अगवा करने की धमकियां दी गई। जिस दिन परवेज लाई साहब बनी गाला गए थे इमरान खान को मिलने, उस दिन DAP की लीडरशिप और एक और आजाद मेंबर जो है कौमी असम्बली के, जो पहले इमरान खान के साथ थे और वो भी छोड़ के आगे थे, उनको बकायदा धमकियां दी गई। और जो धमकियां देने वाला आदमी है उसके बारे में वो फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन था। चलो मीर साहब लेट्स नो, वो उधर अभी बाद में आप बताएंगे कभी। लेकिन फिर तो बाजवा साहब का दुख बड़ा जायज है कि लिटरली मोनस इलाही के अल्फाज में जब परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ कमिटमेंट कर ली, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। बाजवा साहब का ख्याल था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो परवेज लाई को कभी कबूल ही नहीं करेंगे, तो यहाँ भी उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई। तो असल में वो सियासतदान नहीं थे ना, तो वो सियासतदानों की का एटीट्यूड, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मेंटेलिटी को मिसजज करते गए। तो फिर उन्होंने परवेज लाई साहब को मुनस लाई के जरिए कहा कि खबरदार तुमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना और उसके पास वापस चले जाओ। तो फिर परवेज लाई साहब वापस गए। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि फिर मैंने मुनस लाई साहब का, परवेज लाई साहब का इंटरव्यू किया था, तो प्राइवेटली तो वो ये बता देते थे दोनों बाप बेटा कि क्या सूरत हाल है। तो इसमें एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो बाजवा साहब को डू मोर का कहते रहे। एक और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद जब आ गई तो उसके बाद बाजवा साहब ने ये जो जितनी भी 13 जमातें हैं ना जो तहरीक अदम एतमाद लेके आई थी, इन 13 जमातों के रहनुमाओं को बुलाया। उस वक्त उनके साथ DG ISI भी थे और इन्होंने कहा कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले। इन सब ने इनकार कर दिया। उसके बाद बाजवा साहब ने जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को अलहदा से बुलाया और DG ISI को इस बात का नहीं मालूम होने दिया कि मैं इनको अलहदा से मिल रहा हूँ, और उनको कहा कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें। दोनों ने फिर इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब ने पूरी कोशिश की इमरान खान को बचाने की, लेकिन इमरान खान जो है वो अपने एटीट्यूड की वजह से वो अपने आप को, अपनी हुकूमत नहीं बचा सके और वो समझते थे कि बाजवा साहब मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने तो यही देखा था ना कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन से पहले और बाद में कैसे बाजवा साहब ने उनको हेल्प आउट किया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उनका ख्याल था कि जैसे तमाम सियासतदान जो है, जिस तरह मैंने बाजवा साहब की सारी बातें मान ली और बाजवा साहब मुझे हेल्प आउट किया, बाकी सियासतदान भी ऐसे ही फौरन मान जाया करते होंगे। तो वो माने नहीं तो उनकी गलतफहमी पैदा होगी, तो वो डू मोर करते रहे बाजवा साहब के साथ। तो बाजवा साहब ने कोशिश तो पूरी की लेकिन वो उनको बचा नहीं सके। तो ये अभी सिर्फ एक राज जो है वो सामने आया आपके सामने। इस तरह के और बहुत से राज हैं और जब वो सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम टीवी पे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मीर साहब, ये तो बड़ी लंबी हो सकती है डिस्कशन, लेकिन मुख्तसरन अगर आप ये बता सकें कि परवेज इलाही साहब अब क्या फैसला करने वाले हैं असम्बलियों को तोड़ने के हवाले से। अभी भी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके पास बहुत से कार्ड्स हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनको परवेज इलाही को साथ लेके चलना पड़ेगा। परवेज इलाही साहब बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री जो है ये तो अमानत है इमरान खान की, जब वो कहेंगे हम दे देंगे। और मुनस इलाही साहब तो यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्ट्री क्या चीज़ है, मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। तो ये देखे ना, ये है ना सियासत। तो इमरान खान साहब जो है, देखिए बात ये है कि इमरान खान ने एक छिक्का तो मारा ना, एक कार्ड तो खेला ना उन्होंने कि उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा मुझे हमें टाइम चेक लेना है। आई एम सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ जो हम अवॉइड कर रहे थे, लगता है हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें इस पे अब बात करनी पड़ेगी। आपको पता है ना कि जोशो खरोश से कल हमारा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज का हमने बहुत सेलिब्रेट किया कि 17 साल बाद इंग्लैंड के साथ ये टेस्ट सीरीज हो रही है। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रिवाइंड करूं कल का दिन और हम कोई खास इंतजार भी ना करें और उनको कहें कि हमारा 17 साल बाद आए थे, ठीक है, लेकिन 112 साल रिकॉर्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी? 506
रन्स इंग्लैंड ने कल बनाए हैं इन 75 ओवर्स, 4 सेंचुरीज बीच में बनाई हैं। मतलब ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द होल ड्रामा, मैं इसे कहूँगी, मैच तो नहीं कहूँगी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए या फिर रेंजर्स को आ जाना चाहिए, मतलब कुछ करें जो कि इस मैच को रुकवाएं। कोई वजीफे किए हैं कि रोशनी कम हो गई, वरना तो दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड टूट जाता। मेरा ख्याल है कि 112 से वैसे पीछे कहाँ हम जाते, साल का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी टूट गया है। इसमें हम किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं? हम ये बात करें कि भाई इंग्लिश बैटर्स इतने आउट क्लास हैं, चुके हैं अभी, उनके स्ट्राइक रेट देखें माशाल्लाह, 4 लोगों ने तो सेंचुरी बना ली ना। सेंचुरी डे था कल भाई, एक वनडे होता है ना, आपको पता है कि वनडे, टेस्ट, 20 ओवर, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, बहुत कुछ होता है। कल विल बी नोन इन हिस्ट्री एज द सेंचुरी डे, क्योंकि 4 सेंचुरीज मजाक बनाया है भाई। अच्छा। और उसके बाद एक सेकंड धोखेबाजी याद देख लें कि उससे 2 दिन पहले कहते हैं हम बीमार हैं। ये बीमार थे, मैं तो कहती हूँ शुक्र है कि 100% अभी ठीक नहीं थे। इन्होंने, मैं बताऊं, इन्होंने हमें ब्लफ किया, इन्होंने हमें ब्लफ किया है। ये आप दिखा के सजी मारी है। आप तो पता नहीं बीमार थे और ठीक हो गए, लेकिन आपने हम सबको डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। हाँ, वो तो अच्छी बात है, आप ठीक हो गए, लेकिन हम ज़हनी मरज का शिकार हो गए थे कल, क्योंकि भाई मजाक चल रहा है। अभी क्या है, 73 चौके कोई मारता है, मतलब बात है, मतलब आप घर से क्या सीख के आए हैं कि आप ये करेंगे जाके, और वो भी मेज़बानों के साथ। वेरी सैड, बड़ा ही अफसोस हुआ। अच्छा, और हम इतने खुशियां मना रहे हैं कि भाई 17 साल बाद ये हो रहा है, 17 साल बाद वो हो रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त जी, और जाएं जी, लोग जाएं, शायकीन बड़ी तादाद में जाएं, और ये हो और वो हो। मतलब ऐसे कौन करता है यार किसी के साथ? और हमने तमाम तैयारी कर ली, मुझे लगता है कि हम शायद विकेट की जगह रोड ले आए उठा के, और वो वहाँ बिछा दी। अच्छा, बेन स्टोक्स माशाल्लाह, जो अभी स्ट्राइक रेट उनकी चल रही है ना 226 की स्ट्राइक रेट पे वो खेलने चले जा रहे हैं। ही स्टिल स्टैंडिंग, वो अभी आके वापस, अभी उनकी बस नहीं हुई। आज उन्होंने दोबारा से प्ले जो है उन्हीं ने स्टार्ट करने हैं। ही इज नॉट आउट, तो खैर मना लें सारे। आई डोंट नो इफ आई एम इवन इंटरेस्टेड इन वाचिंग। ये कोई खेल ये कोई ऐसा कोई खेल नहीं होता, ये बुरी बात। कोई किसी के घर जाके इस किस्म की हरकतें नहीं करता वैसे, फ्रैंकली आई एम सॉरी। मतलब हम क्या कहें, ये बड़े लड़के ले आए, वो भी नहीं कह सकते, मतलब इतने भी बड़े नहीं। जैसे हम छोटे बैठे हुए थे ना, देखो देखो भाई ने क्या किया, नहीं ये क्या हो रहा है। मतलब हम इस पे अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम गलत करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, अब पाकिस्तान इंग्लैंड तारीखी तो वैसे हो गई है, नो डाउट अबाउट दैट। अब पहला दिन भी तारीखी रहा है, 112 साल रिकॉर्ड टूटा है, हम सभी पुरजोश थे, शायकीन भी अच्छी क्रिकेट देखने के लिए एक्साइटेड थे। फिर जो हुआ कल क्या है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? मतलब क्रिकेट फैंस आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। देखा जाए तो ये ऐसी पिचेस T20 में भी नहीं होती, और उसमें भी थोड़ा सा ग्रास होता है, थोड़ी जान होती है। और जो देखा गया है कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर थे बड़े बेबस नज़र आए, और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी पिच पे, अगर पाकिस्तान खेल रहा होता तो 50 ओवर में 140 रन बनाते, तो उन्होंने जिस तरह रन रेट को मेंटेन रखा, तो मैंने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा कि इतना स्कोर 75 ओवर्स में टेस्ट क्रिकेट में हो। वैसे तो समझ नहीं आ रही कि अब आपसे सवाल क्या पूछा जाए, बिकॉज विकेट बनाने वालों और बोर्ड की दिफाई पॉलिसी पर गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बॉलिंग की क्वालिटी पर भी सवाल बनता है। मतलब पहले दिन के खेल में जिसके हाथ में बैट आया उसने सेंचुरी बना दी। मतलब ये तो एक अजीब किस्म की हमें बात लगी। तो क्या बॉलिंग ही बड़ी ख़राब थी या बैटिंग जो थी वो तवक्को से ज़्यादा अच्छी थी? इसको कुछ तो एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेगी। देखिए, ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में इस तरह होता नहीं है। अगर पिच डेड हो, अगर पिच में कुछ नहीं है, तो आपको डिफेंसिव मोड में आ जाना चाहिए, रन्स रोकने चाहिए। और हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और हमने डेस्परेट हुए थे विकेट लेने के लिए, इसे रन्स काफ़ी दे दिए। और मैं समझता हूँ पहले 1 घंटे के बाद ही पता चल जाता है ये कैसी पिच है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पिच ऐसी टेस्ट क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रास होना चाहिए जिससे बॉलर्स को भी हेल्प आउट मिले। अच्छा, अब ये बताइए कि पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान को बैटिंग मिलेगी तो लगता यही है कि कुछ 600-700 रन की लीड पड़ेगी, हमें पड़ी मिलेगी। तो क्या पाकिस्तान को भी इंग्लैंड की तरह जारहाना बैटिंग से जवाब देना होगा, या बस सब्र करें और रवायती तरीके से विकेट बचाकर ड्रॉ करा लें मैच? या गिव अप कर दें कि बस सॉरी हम नहीं खेल रहे? देखिए, ये तो आपकी इंटेंट की बात होती है कि आप किस तरह लेके चलते हैं टेस्ट क्रिकेट को। और ओवरऑल देखा जाए हमारे डोमेस्टिक में यही एक रूल बना हुआ है कि
100 ओवर में 400 रन करने हैं, पर यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऐसे को प्लान से आए हैं कि जिस तरह कोई 600 रन कर देने उन्होंने 70 ओवरों में। पर ये कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर ये क्रिकेट लोगों को किसी देखनी है, पसंद करनी है टेस्ट क्रिकेट, तो जिस तरह इंग्लैंड खेली है पाकिस्तान को वैसे खेलना पड़ेगा। आप बड़े मासूम हैं कि आप इसे डिफरेंट कह रहे हैं, हम तो इसे जुल्म कह रहे हैं जो हुआ है कल हमारे साथ। मैं तो पर्सनली ले रही हूँ, किसी के घर जाके इस तरह करना नहीं चाहिए। वी आर क्वाइट अपसेट अबाउट क्रिकेट, लेकिन कुछ बेल्जियम वो उधर अपसेट हो रहे हैं फुटबॉल में मजीद ऐसे वैसे, मतलब उसका तो नाम ही आपको पता है कि अपसेट 2022 कर दिया गया ना, कि वहाँ जो हो रहा है, क्योंकि अपसेट होने के जो सिलसिले हैं वो थम नहीं रहे। और आपको पता ही होगा, ये तो रिसेंटली हुआ है कि बेल्जियम के बाद 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी भी नॉकआउट मरहले से बाहर हो गया। कैन यू इमेजिन, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा हो, एक पूरा एक चैंपियनशिप हो रही हो और जर्मनी उसमें ना हो, तो ये भी आपने सही सुना। इन केस यू आर नॉट बिलीविंग इट, वर्ल्ड चैंपियन 4 बार का जर्मनी इस इवेंट में अपने सफ़र को ख़त्म कर चुका है। कोस्टा रिका को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराने के बावजूद भी जर्मनी अगले राउंड में जा नहीं सका, जगह नहीं बना सका, क्योंकि ग्रुप ई में एक्चुअली जापान ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली थी, और स्पेन बेहतर गोल औसत के सबब 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरे नंबर पर आकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया था। फिर हम इससे पहले बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, और सद्दाम हुसैन कौमी फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद है। सद्दाम, मतलब ये अपसेट्स का सिलसिला थमा या हमारे मुताबिक तो जारी है? डू यू ऑल्सो फील द सेम? यस यस सेम, अभी जारी है सफ़र। देखें अभी आगे भी साउथ कोरिया का है, और मतलब कि पुर्तगाल के साथ इसी तरह आगे मज़ीद कुछ टीमें हैं जो अपसेट हो सकती हैं बड़ी, जो अपकमिंग आज की जो मैचेस हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका स्टिल फेवरेट ब्राज़ील ही है? यस, स्टिल फेवरेट ब्राज़ील। और उसके चांसेस भी, अब फेवरेट होना एक और बात है, हकायक मद्देनजर रखना एक और बात है। तो आपको उसके ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं फाइनल तक क्वालिफाई करने के? और फिर आई होप सो कि क्योंकि मुझे वो है कि ये फाइनल में आए, मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन अभी जो लास्ट इनके स्ट्राइकर का परफॉर्मेंस में थोड़ा मतलब अपसेट हुआ हूँ। मेरे तरफ से उस तरह नहीं थी जो उनके डिज़ायर। आफ्टर नेमर की इंजरी के बाद से वहाँ पे ब्राज़ील का जो है ना, जो लास्ट परफॉर्मेंस स्ट्राइकिंग लाइन का, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इस तरह ये लोग वापस मिसिंग करेंगे तो राउंड ऑफ 16 में डिफ़िकल्टी हो सकता है। सही, राउंड ऑफ 16 में डिफ़िकल्टी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप इस वर्ल्ड कप की मुख्तलिफ टीमों की परफॉर्मेंस को देख के कहेंगे कि एशिया हैज़ मेड इट्स मार्क दिस टाइम? मतलब जर्मनी का बाहर हो जाना, बड़ी बड़ी टीमें जिनसे बड़ी हु हैव डन वेल इन द पास्ट एंड एक्सपेक्टेशन है, वो बड़ी सडनली आउट भी हो रही हैं। यस डेफिनेटली, जैसे एशियन जो टीमें हैं, अगर मैं लास्ट टाइम भी कहा था, इस मरतबा एशियन टीमें भी अच्छा हो, मतलब कि जो छोटी टीमें वो भी बड़ी टीमों को अपसेट कर सकती हैं। रिजल्ट आपके सामने, जर्मनी वाज जो 2014 का वर्ल्ड चैम्पियन है और इतना बड़ा वर्ल्ड कप में उसका जो है ना परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, उसको आउट क्लास कर दिया, मतलब आउट कर दिया राउंड ऑफ 16 से। और अभी जापान तो क्वालिफाई कर गया राउंड ऑफ 16 एशिया से। टुडे इज़ साउथ कोरिया, तो मेरी अपनी डिज़ायर है कि साउथ कोरिया और जो अफ्रीकन टीम है एक कैमरून, तो उसका आना मेरी अपनी डिज़ायर है आज के मैच को क्वालिफाई करे राउंड ऑफ 16 के लिए। अच्छा, दैट्स गुड। बहुत से लोग होते हैं ना, आपको पता है क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, तो वो नॉट एग्जैक्टली बेटिंग नहीं हो रही होती, लेकिन एटलीस्ट एक उम्मीद होती है कि ये आगे जाएंगे, ये पीछे रह जाएंगे। इस सिचुएशन में कोई गेसेस हो सकते हैं जो अब हो रहा है? टॉप 3 टीमें आपको कौन नजर आती हैं? यस, टॉप 3 टीम में मैं तो फर्स्ट ब्राज़ील को एक कहूँगा, दूसरा जो है फ्रांस है दिफाई चैम्पियन, तीसरा जो है अगर कोई अफ्रीकन टीम्स में आ जाए, अगर राउंड ऑफ 16 को क्लैश कर सकती है तो शायद उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। वंडरफुल। चलिए, जब ये चांसेस बढ़ेंगे तो फिर आपको दोबारा लेकिन एक बात आपसे, क्योंकि वो बहुत से लोग हैं ये सवाल करते रहते हैं, खासतौर पे क्योंकि हम कराची में रहते हैं, दे थिंक हमें इसका जवाब पता होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कराची में जहाँ फुटबॉल एंथुसियास्ट देख रहे होते हैं, एवरीबडी सपोर्टिंग ब्राजील। ये क्या की तस्वीरें हमने देखी, पूरी मतलब एक कॉम बैठी हुई है ब्राजील के लिए। तो इट कुड हैव बीन एनी अदर टीम एज़ वेल ना, मगर ब्राजील से क्या कनेक्शन महसूस करते हैं लोग? आई थिंक वो समझते हैं कि ब्राजील इज़ लाइक ए सिमिलरिटी है उनके ब्राज़ील के गलियों में। सौ पोलो ले लो, दी जेनेरियो ले लो, रियो दी जेनेरियो, और दूसरे उनके जो लाइफ स्टाइल है वो भी देखो, लियारी के जो बच्चे हैं वो भी ब्राज़ील है, लुक लाइक ब्राज़ीलियन।
तो इसी तरह वो कंपेयर करते हैं। ओवरऑल जो प्ले अप स्टाइल है कराची और वो भी सिमिलर है, वो भी सिमिलर है, वो भी ब्राजील को देख के वो और वही क्वालिटी, मतलब अरसा दराज से ब्राजीलियन प्लेयर्स को ही आइडियलाइज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और दुनिया में अगर देखा जाए, जैसे क्रिकेट में हमारे सारे लीगों में हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, तब जाके वो लीग सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह फुटबॉल में पूरी दुनिया में जितने लीग्स हैं उसमें टॉप ब्राज़ीलियन प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ब्राज़ील इज़ अ पैराडाइज ऑफ फुटबॉल, सो एवरीबडी टू, स्पेशली हम लियारी और कराची मलीर वाले तो फॉलो करते हैं। अच्छा, आई एम सो ग्लैड कि आपने समझा दिया, बिकॉज़ यू हैव योर आंसर नाउ, वरना वी पीपल वुड आस्क, कभी तुम लोग तो कराची में रहते हो, तुम लोगों को पता होगा, हमें ऑनेस्टली नहीं पता था। लेकिन एक बात कल भी मैं एक्चुअली एक वीडियो देख रहा था और उसमें मैंने लियारी में एक सेलिब्रेशन हो रही थी ब्राजील की जीत पे, मैंने कहा यार इट कुड हैपन आल्सो एनी अदर टीम, नहीं, लेकिन लियारी में ऐसी सेलिब्रेशन हो रही थी जैसे पाकिस्तान जीता या लियारी जीता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब पता है कि पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली कोई पार्टिसिपेशन है नहीं, टीम है नहीं वहाँ, तो क्लोजेस्ट ब्राजील, तो हम भी अपने लियारी वाले भाइयों के साथ हैं। ब्राजील जीतेगा तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सदाम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था एक ऐसी खबर के साथ जिसकी वजह से हमारा आज का शो करना हमारे लिए भी ज़रा मुश्किल था, क्योंकि हमारे एक बहुत ही अहम, इनफैक्ट हमारे सबसे अहम रुकन जियो टीम के, जियो जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम साहब इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन इनका बॉडी ऑफ वर्क हमने कुछ आपसे इब्तिदा में तस्करा भी किया इसका, इनके रफ़क़ा से हमने रब्ता किया है और इनके साथियों में से एक, पुराने दोस्तों में से एक, मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ यादें इमरान साहब की ताज़ा करेंगे एंड जर्नलिज़म के लिए, अदब के लिए और जियो के लिए इनकी खिदमत का एतराफ़ हम सब तो करते ही हैं, लेकिन मज़हर साहब से कहेंगे कि उस पर ज़रा रोशनी डालें ताकि जो हमें देख रहे हैं लोग, उन्हें भी समझ में आए कि कितना क्रिएटिव आदमी था ये जो। मज़हर साहब थैंक यू। ये डेफिनेटली आपका इस वक्त हमें ज्वाइन करना भी मुश्किल होगा, और आपके बड़े करीबी साथी, आपके पुराने दोस्त, आपके कॉलीग इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ब्रेक में भी हम बातें कर रहे थे, क्या कहेंगे आप उनकी लेगेसी के हवाले से? जी बहुत, मेरे लिए तो बहुत बिल्कुल एक पर्सनल सा लॉस लगता है मुझे। बिल्कुल इमरान के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन रही, जब स्टार में वो स्टार से ही असल में उन्होंने अपना जर्नलिस्टिक करियर शुरू किया था, लेकिन वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, ही वॉज अ वेरी वेल रिफाइंड पर्सन ऑल्सो, और बहुत अच्छे प्ले राइटर भी थे। उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं टेलीविज़न के लिए, एक सीरियल मुझे याद है, गालिबन खलीज उसका नाम था, वो बहुत मशहूर हुई थी। फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के बैकग्राउंड में, क्योंकि वो वहाँ रहे भी थे और उन्होंने वहाँ के हालात देखे भी थे, तो उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा था। तो उनके साथ जब महफिल हुआ करती थी, उनके घर पे जब महफिलें हुआ करती थी, तो उसमें पुराने एक्टर्स वगैरह भी आया करते थे, राइटर्स भी आया करते थे। उनका एक बहुत वसी ग्रुप, वसी वो था। और उनकी वाइफ जो फरिश्ते हैं वो भी स्टार में एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ थी उसमें। और मुझे याद है जब इमरान आए थे, और उनकी हेडलाइंस जो थी, स्टार की हेडलाइंस, वो आज भी अगर स्टार की हेडलाइंस उनके ज़माने की देखें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। तो उन्होंने जर्नलिज़म का, और ख़ास तौर पे जो टैब्लॉइड पेपर्स की हेडलाइंस का स्टाइल बदल के रख दिया था उन्होंने, और वो बहुत कैची भी होती थी, और बहुत ही आपको नज़र आएगा कि उसमें बहुत से माना बड़ी ज़ूमानी भी होती थी एट टाइम्स, बहुत ज़ूमानी भी होती थी। वो मुझे याद है कि एक मरतबा पूरा सी व्यू खाली हो गया था, सुनामी अलर्ट आ गया था, तो उन्होंने हेडलाइन दी थी डिफेंस ऑन द रन, जिसको लोगों ने बड़े ज़ुमानी अंदाज में भी लिया, और वो थी भी बहुत ज़ुमानी। ऐसी बेशुमार हेडलाइंस मैं आपको बता सकता हूँ जो उन्होंने दी थी। इवन अदरवाइज भी अगर आप उनसे गुफ्तगू करें तो आपको लगेगा कि हर दूसरे सेंटेंस में उनकी कोई ना कोई न्यूज़ी हेडलाइंस आपको नज़र आती थी उसमें, और उसमें पूरा विट मौजूद होता था, सटायर मौजूद होता था उसके अंदर। तो उनकी गुफ्तगू अगर आप एक मरतबा उनके साथ बैठ जाएं तो आपका जी नहीं चाहता था कि आप। अच्छा मज़हर साहब, एक इंसान इतने फ्रंट्स पे काम करे और हर काम में महारत हासिल करे, ये कैसे मुमकिन होता है कि ड्रामा लिख रहा है तो ड्रामे सुपरहिट हो रहे हैं, अखबार में एडिटर लग रहे हैं तो मतलब उसमें अपनी धाक बिठा रहे हैं, फिर फिल्में लिख रहे हैं तो कमाल है, फिर टेलीविजन चैनल्स जब लॉन्च कर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन जो पाकिस्तान की हुई और जियो लॉन्च हुआ, जियो एंटरटेनमेंट लॉन्च हुआ, तो
उसमें ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं कि दुनिया देख के हैरान परेशान रह जाए। इतना मल्टी टैलेंटेड येट हर परफेक्शनिस्ट। वो मैं बताऊं आप, ही वाज, मेरे नज़दीक ही वाज अ बॉर्न राइटर। जो है वो आइडियाज़ का मास्टर्स थे, वो आइडियाज़ के मास्टर थे उनमें, और जुमले उनके जो है ना कोई मैच नहीं कर सकता था। मुझे याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो से उनकी एक एसोसिएशन रही थी कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज़ की, और उसके वो बहुत से वाक़यात हमसे शेयर भी करते थे। तो स्टार में एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, आई थिंक 90s में या लेट 80s में, जब इमरान उधर थे, और वो कोई 1-1.5 घंटा वहाँ बैठी रही स्टार के ऑफिस में, और हम सब मतलब बिल्कुल एक, क्योंकि बहुत ही फैमिली सा माहौल होता था, तो उस बैठ के, और वो इमरान असलम की गुफ्तगू पे जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो कह लगाती थी, वो आई स्टिल रिमेंबर उसमें। तो अगर उनकी पूरी शख्सियत को आप देखें, किसी ने मुझे से शेयर किया, मुझे तो नहीं उसका खैर इतना इल्म था, लेकिन किसी ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने अपना पूरा करियर शुरू किया था एज ए पायलट। उसमें एक मरतबा इमरान ने अभी शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के ज़ाती फ्लाइट ऑपरेशन के इंचार्ज भी रहे हैं बाय द वे रहे, और उन्होंने एक मरतबा मुझे वाकया सुनाया था अभी जियो में हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटलाइज हो गए, उससे पहले जब आखिरी बार दफ्तर में मुलाकात हुई थी, कि हम जिक्र कर रहे थे पुराना जब PIA का जहाज़ हाईजैक हुआ था, तो उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि जिस दिन ये कैदी रिहा हो के, सियासी कैदी रिहा हो के शाम पहुँचे थे, तो कहने लगे मैं उसी दिन लैंड किया था, और मेरे सामने, मैंने अपने सामने ये सारा इवेंट देखा था होते हुए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो टीपू के पास पिस्टल थी, वो कर्नल कद्दाफी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो को दी थी उसमें। तो ऐसी बेशुमार इंफॉर्मेशन थी उनके पास, ऐसी बेशुमार चीज़ें थी उनके पास, लेकिन असल जो उनकी चीज़ थी वो उनकी गुफ्तगू थी, और गुफ्तगू में कहीं आप उनको कहीं लूज टॉक करते हुए नहीं देखेंगे। और मैंने कहा ना कि आप कि वो सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट ही आप उनको जज नहीं कर सकते। मज़हर साहब, हमारी तो बहुत ही कम एसोसिएशन इन द सेंस, ऑब्वियसली एक मौका कम मिला आपसे, तो हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, बट वी कैन टोटली रिलेट टू द फैक्ट कि जब भी उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन होती थी, यू वुड कम बैक इनरिच्ड, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती थी जो इंसान उस कॉन्वर्सेशन से लेकर निकलता है। ये बताइए, जब इतनी मतलब कमाल का एक्सपीरियंस, कमाल का बॉडी ऑफ वर्क, कमाल की एसोसिएशंस, अभी आपने बेनज़ीर के हवाले से भी बताया है, कभी इन्होंने पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा नहीं, कोई ऑफर नहीं आई? शुक्र है कि नहीं। बिल्कुल, वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन यूजुअली ऐसे ही लोगों को किया जाता है इनवाइट, और आप जरूर आए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। असल में ऐसे ही लोग जो है ना वो रिफ्यूज करते हैं। हमारे यहाँ इनकार करना बहुत मुश्किल होता है, और जो इनकार लोग करते हैं, यानी अच्छी ऑफ़र को, अच्छी पोजीशन पर, ख़ास तौर पे सरकारी पोजीशन से पर इनकार करना जो है वो बहुत कम लोगों को हमने देखा है। और आपको पता है कि इनकार की प्राइस भी बहुत होती है, कि अगर आप इनकार कर दें तो जिसके सामने आप इनकार करते हैं उसे भी शायद वो बात पसंद नहीं आती। और इस पे बहुत से लोगों के दूसरे व्यूज़ भी हैं कि जी आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे, आप कंट्रीब्यूट करते उसमें, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने ऐसी चीज़ों को, मुझे नहीं पता कि उनको गवर्नमेंट की ऑफ़र हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो जब जिस वक्त वो स्टार में आए थे, उस वक्त वो कभी भी उससे पहले उनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस वक्त भी स्टार के बहुत से लोगों का ख्याल था कि पता नहीं ये हमीद हारून साहब की सही चॉइस हैं या नहीं है, क्योंकि इनका बिल्कुल जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जिस अंदाज में वो उसको समझते थे, स्टोरीज़ को समझते थे, न्यूज़ को समझते थे, और उसमें से वो जिस तरह हेडलाइंस निकालते थे, वो वाकई लगता था कि ही वॉज सच एन एक्सपीरियंस पर्सन। लेकिन वो नहीं थे, लेकिन चूंकि उनके पास राइटिंग स्किल थी, क्रिएटिविटी थी, और वो बहुत बहुत काउंट करती है ये चीज़ें। और आपको पता है कि इवनिंग न्यूज़पेपर में कैची हेडलाइन ही सब कुछ होती है, क्योंकि स्ट्रीट पेपर्स होते थे ना, तो स्ट्रीट पेपर्स है, सिग्नल पे एक हॉकर लिए खड़ा है,
तो वहाँ वो हेडलाइन अगर बहुत कैची होगी तो वो फौरन अखबार बिकेगा। वो उनको आर्ट आता था। और इसी तरीके से मैंने उनके जो ड्रामे देखे, और चूंकि ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस का 71 के क्राइसिस का कि वो पर्सनल विटनेस थे, वो उधर थे, तो उन्हें वो जिस तरह वो बयान करते थे वो बिल्कुल नाकाबिले बयान होता था। वो जिस तरीके से उन वाक़यात को रिलेट करते थे जो उनकी सीरियल ड्रामा सीरियल में भी नज़र आया उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वो वन मैन थिंक टैंक थे, वो वन मैन आर्मी थे। उनको आप काम दे दें तो आप जब आप उनसे काम कंप्लीट काम होता था तो उसमें आपको कहीं भी अगर मगर नहीं नज़र आती थी कि कहीं आप किसी चीज़ को जो है वो उन्हें पता होता था कि कहाँ चीज़ों को रोकना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हम जा सकते हैं, कौन सी लिमिट्स हैं हमारी। और सिर्फ इमरान नहीं, उनके जो भाई थे तलत असलम, उनके साथ भी मेरा ज़ाती था, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई जी मई में। तलत भी उतना ही क्रिएटिव आदमी था। तलत जो हेरल्ड में जो उनके आर्टिकल्स वगैरह छपते थे, जो पीस लिखते थे, वो भी कमाल थे। तो ये इनके ख़ानदान में, इनकी जीन्स में, इनके खून में भी ये सारा टैलेंट मौजूद था, क्योंकि इनके ख़ानदान में और भी बहुत से नामवर लोग पैदा हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। दिया ना वन मैन आर्मी, मतलब वो वाकई ही वाज अ मैन ऑफ मच अकम्प्लिशमेंट्स। इसीलिए 2002 में जियो के लॉन्च से जियो के सदर मुकर्रर हुए और फिर ताहयात इस ओहदे पर कायम रहे। So it is a very big loss for Jio family. Definitely. मुश्किल है टू मूव ऑन, बट वी हैव हमारे पास कुछ खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ गेस्ट भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तोड़ने की बातें हो रही हैं और पीटीआई की कोशिश है इंतखाबात मार्च तक हो जाएं, लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी की दावेदार मुस्लिम लीग नून इंतखाबी तैयारियों में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो लीडरशिप भी लंदन में है। बिल्कुल, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता ही है, वफाकी हुकूमत चलाने में मगन लीगी रहनुमाओं को लगता है शायद इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। और मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं। हालांकि यही वो दोनों रहनुमा हैं जिन पर नून लीग इन्हिसार करती है। लीगी रहनुमा भी मानते हैं वोट बैंक तो नवाज शरीफ ही का है और वो ही इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कल भी कहा कि मियां साहब इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की हद तक मैं बीइंग प्रेसिडेंट पंजाब PMLN में कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब हमें मैसर होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। हम पंजाब में भरपूर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे और ये इनकी भूल है कि ये दोबारा जीत के आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब असम्बली से कि तो PMLN इंशाअल्लाह अक्सरियत हासिल करेगी। ये तो आपने गुफ्तगू सुन ली। राना साहब की बातें अपनी जगह, लेकिन नून लीग के कई और रहनुमा पहले भी ऐसे दावे बाय द वे, वैसे हमारे पास काउंट हमने करना शुरू किया था लेकिन अब हमने छोड़ दिया, वो कागज घुमा दिया हमने। ये जरा देखिए। शादरा वालों, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब आपके दरमियान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता। वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। एक इलाज जो मुकम्मल नहीं भी मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मुदावे के लिए वो ज़रूर आ रहा है। इमरान खान दौर में नून लीग कहती थी कि मियां साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आज इनके भाई और दस्तराज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। 7 माह हो चुके हैं इन्हें, लेकिन नवाज शरीफ तो वापस क्या आते। मरियम भी चली गई है। मरियम भी चली गई। नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। जो NRO मिल गया अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे।
अच्छा जी, मुर्तज़ा अली शाह, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन हमारे साथ हैं, क्योंकि वेकेशन से भी ख़त्म होकर वापस लंदन भी आ गए हैं ना, आपको पता है। अच्छा, तो आपको पता है ना, मुर्तज़ा से हम बात इसी तरह करते हैं कि हम बहुत से सवाल उनसे पूछ लेते हैं और क्योंकि टाइम डिफरेंस इतना है फिर वो हमें जवाब देते हैं। तो ये सवाल हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए काफ़ी अरसा हो गया है, नवाज शरीफ साहब की पासपोर्ट मसाइल हल हो चुके हैं, बज़ाहिर सेहत भी ठीक है, मतलब यूरोप फिर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मरियम को सफ़र की खुली इजाज़त भी मिल गई है और छुट्टियाँ भी मना ली गई हैं, तो क्या वतन वापसी का कोई इरादा है उनका या बिल्कुल नहीं? तो मुर्तज़ा ने ये जवाब दिया। जी, मरियम नवाज़ को भी अब यहाँ पर आए हुए अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, और अभी तक जो उनकी वापसी के हवाले से हम यूँ तो सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी का उनका प्लान है, लेकिन जो अभी तक इस हवाले से कोई ठोस जो प्लान है वो सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के ज़राए है वो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसको वो रिव्यू कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ जो ये एक सियासी फ़ैसला होना है कि अब नवाज शरीफ ने वापस कब जाना है। पिछले अरसे में जो मरियम नवाज़ की बरीयत हुई और जो उसमें जो एवन फील्ड का जो केस था और जो उसके बाद जो वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, उसके बाद यहाँ पर जो हमें ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब ये समझते हैं कि कोर्ट्स ने इंसाफ किया है उनकी बेटी के साथ, और चूँकि उनका केस मुंसलिक और उसके साथ साथ जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो केस है, जिस तरह फैसल वाडा केस में जो एक जो जजमेंट सामने आई, उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है वो ये समझते हैं कि अब नवाज शरीफ के लिए पहले से जो हालात है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, और इस हवाले से जो पार्टी है उनका ये कहना है कि वो उनको एडवाइज़ करेंगे आने वाले दिनों में कि वो पाकिस्तान अब वो जाएँ। ऑलराइट, सो 2 महीने में हमने तो वैसे टाइम का हिसाब नहीं रखा, लेकिन 2 महीने मरियम साहिबा को भी पहुंचे हुए हो गए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह। अच्छा जी, कुछ माह पहले मूविंग ऑन टू डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, आपको पता है ना कि कल से कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी आगाज़ हुआ है, 4 तक ये जारी रहेगी, और आप चल रही हैं हमारे साथ कुछ? जी, मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली मेरे बगैर कैसे आप लोग जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में जियो न्यूज़ पे आपको वक्तन फ़वक्तन पता लगता ही रहता है, और चूँकि एक फ़ज़ा है शहर में, अदब की शुअरा, अदीब और लिखारी दानिश्वर आए हुए हैं, तो हमने सोचा आज एक नौजवान शुअरा में से एक शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए, जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपना बड़ा नाम बनाया है। और आज चूँकि हम एक पर्सनल लॉस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जंग और जियो के प्रेसिडेंट इमरान असलम साहब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, और एक शेर रहमान फारिस साहब का ही मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्या खूबसूरती से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। सो क्या खूबसूरत बात है। आई थिंक दिस सेज इट ऑल, दिस सेज इट ऑल। सो इनकी एक किताब है इश्क़ बखैर, बेहद मकबूल हुई, परवीन शाकिर अवार्ड भी उसे दिया गया, और एक और किताब की अशात के सिलसिले में, लॉन्च के सिलसिले में कराची में मौजूद हैं। रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कदर जेनरस और सखी तारुफ के लिए। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो आप ज़रा किताब दिखा भी दें, और हम बड़े क्यूरियस हैं कि किस तरह आपने ये ट्रांसलेशंस हैं ये पोएम्स की, पैब्लो नेरूदा, मतलब किस तरह सोचा कि हम इस तरफ चलें? मैं बताता हूँ, ये मेरा पहला शेरी मजमूआ है इश्क़ बखैर, जिसको जैसा कि अब्दुल्ला ने बताया परवीन शाकिर अवार्ड फॉर द बेस्ट पोइट्री बुक अल्हम्दुलिल्लाह मिला था, नेशनल अवार्ड, एंड दिस इज़ द बुक दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड टुडे बाय कराची आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो इंटरनेशनल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिस इज़ बेसिकली पैब्लो नेरूदा स्पेनिश पोइट हैं चिली के, जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं, और उनकी एक किताब थी स्पेनिश शायरी की, 100 Sonetos de Amor, दैट मीन्स 100 Sonnets of Love। एक्चुअली ही रोट इट अपनी बेगम मटिल्डा के एक दिन की मसरूफियात के बारे में, और उसको उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, द मॉर्निंग, द नून, द इवनिंग एंड द नाइट। 25 नज़में हर एक टुकड़े के बारे में थी, उनकी मसरूफियात, वो सुबह खाना बना रही हैं, वो दोपहर को जो भी है उसके हवाले से। तो उसको मैंने मोहब्बत की 100 नज़में
तर्जुमा किया है, संगमील पब्लिकेशन से ही छपी है लाहौर से। बेगम की एक दिन की मसरूफियात पे मैं तो इसी में अटक गया कि किसी ने 100 नज़में लिख दी। मैं तो इतनी इंस्पायर्ड हुई हूँ कि बहुत कुछ सीखने को है इधर तो ऑलरेडी कि किस मौजू पे किस ज़माने की बात है ये भी पता होना चाहिए। प्लीज बैठ के ना करें, उन्होंने पूरी ट्रांसलेट कर दिया तो ज़माना यही चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सीरियस बात बताऊं कि जब आप इस किताब जब आप पैब्लो नेरूदा की शायरी से फैज़ के बहुत बड़े दोस्त थे, उससे गो थ्रू होते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है, यकीन कीजिए कि वो वाले एक्सप्रेशंस, वो वाला इजहारिया, कैफियत की वो वाली जहतें, वो परतें और वो बहुत गहरी सोच जो हमारे यहाँ शायरी में मौजूद नहीं है, जो कि हमें स्पेनिश शायरी से यहाँ पर इंपोर्ट करने को मिलती है। जैसे हम ऑफ एयर जिक्र कर रहे थे कि ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए हमें इंटरनेशनल न्यू बाउंड्रीज़ की तरफ, नई जहतों की तरफ देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो देखना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर इस किस्म की सोच हो और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया हो तो किस तरह जस्टिफाई इंसान करे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ट्रांसलेटर है वो एक दो धारी तलवार के ऊपर चल रहा होता है। देखिए, आपने मतन के साथ बेवफाई नहीं करनी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ आपने लॉयल्टी बरकरार रखनी है और हालिया ज़बान के तकाजे और उसका लुत्फ़ और उसका हुस्न भी बरकरार रखना है। जी, जिसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। ज़बान के साथ साथ आपकी जो लोकल सकाफ़त है, आप देखिए जब लोकलाइज करने का ट्रेंड जो है, जब मैकडोनल्ड्स या KFC यहाँ आता है तो वो पुदीने की चटनी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लोकल टेस्ट बर्ड्स को अपील करने के लिए उन्होंने उसको थोड़ा सा लोकलाइज किया ताकि हम लोग उसको तो आपने पुदीने की चटनी डाली है। जी, इसमें थोड़ी सी पुदीने की चटनी है। चाइनीज फूड है वो चाइना में नहीं मिलता जो पाकिस्तानी चाइनीज होता है, हमें तो अपने वाला ही पसंद है। हाँ। अच्छा रहमान, ठीक है, हमारे यहाँ एक तवील फहरिस्त है लेजेंडरी शोरा की और उनका कोई सानी नहीं है लिटरली, लेकिन आज के दौर के शोहरा की अगर बात करें, मतलब उनका दौर भी आज का दौर ही है, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे बड़े हैं। लेकिन नौजवान शायरों की अगर बात करें तो आप हैं, तहजीब हाफ़ी हैं, अब और भी कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इनफैक्ट अब सोशल मीडिया का दौर है जी। अब टिकटॉक पे चीज़ें वायरल होती हैं, अब इंस्टाग्राम रील्स पे शायरी वायरल होती है और उससे फिर नौजवानों में यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि फिर वो चीज़ें फिर वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 27 मुल्कों में मुशायरे पढ़ने के बाद ये कह सकता हूँ, बड़े यकीन, भरोसे, एतमाद, मान, बल्कि नाज के साथ ये कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी, उर्दू अदब, उर्दू ज़बान और उर्दू सुखन के साथ जितनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल आज जुड़ी हुई है, वो उर्दू शायरी की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और इसमें हम बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स को। तो आप जो लोग ये मायूसी पोर्ट्रे करते हैं कि उर्दू गज़ल मर गई, उर्दू नज़्म का कुछ नहीं बचा, कोई उर्दू शायरी नहीं पढ़ता, वो सब लोग झूठ कहते हैं। उर्दू शायरी का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसकी वजह आप ख़ुद बता चुके हैं। अब टिकटॉक से हमारे हर 16 से 26 साल का जो लड़का लड़की है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा और उसमें टिकटॉक होगा, उसमें सोशल मीडिया के बाकी हैंडल्स होंगे। तो वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग। आप एक वीडियो लगाते हैं, एक शायर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने एजाज़ दिया है उसमें से एक होने का, जो कि वायरल हैं, तो मिलियंस में आपकी वीडियोस के व्यूज़ चले जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया। और वो एक स्लो सा बैकग्राउंड म्यूजिक और आगे फिर शायरी। जी, देखिए, ब्रेकअप तो सबकी ज़िंदगी में आता है और फिर मोहब्बतें भी होती हैं, तो कोई ना कोई आपको अपने काम का कलाम मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप जाने से पहले हमें कुछ प्लीज़, अगर हमारी नज़र कुछ अशार करें आप तो। जी, मैं कुछ अशार, एक तो जो आपने शेर सुनाया वो मैं पेश कर देता हूँ। उसके हवाले से अहमद मुश्ताक का एक बहुत अजीब व गरीब जुमला है कि इस शेर को मौत ज़िंदा रखेगी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों मौत ज़िंदा रखेगी, तो कहने लगे कि ये जब भी कोई कहानी ख़त्म होगी तो ये शेर, चाहे वो ज़िंदगी की कहानी हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो मैं एक गज़ल के कुछ अशार पेश कर देता हूँ कि सदाएँ देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, सदाएँ देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए। और कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। वाह। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। ये 2-3 शेर और के इश्क वो इल्मे रियाज़ी वाला भी, जी जी वो वाला ज़रूर सुना जी जी, वो मैं पेश करता हूँ कि ये 2 शेर और फिर वो पेश करता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं,
बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं, वाह वाह, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। और वो शेर जो आपने याद कराया हुक्म किया था कि उस गज़ल का मक्ता है, उस गज़ल का एक शेर और है कि नुक्ता ची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, नुक्ता ची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाएं हुनर बचता है, वाह, क्योंकि जब ऐब निकल जाएं हुनर बचता है, और इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फ़ारिस दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। ब्यूटीफुल रहमान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सज़ा के खिलाफ अपील समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। हर वकील की तरह मुजरिम के वकील उस्मान घोष साहब अपने मौक्किल को बचाने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। केस का हर वो पहलू तलाश कर रहे हैं जहां बज़ाहिर ओपन एंड शट केस को उलझाया जा सके, और इनकी पूरी कोशिश है कि पुलिस की तफ्तीशी किरदार को भी मशकूक बनाया जाए। और इसमें इस अहम तरीन केस में जिसने पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था, हमारे निज़ाम इंसाफ में कमज़ोर प्रोसिक्यूशन को एक दफ़ा फिर सामने ला खड़ा किया। बहुत बड़ा मसला रहा है और अक्सर मुलज़िमान इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब भी रहते हैं, ये हमने देखा भी। और कराची की समाजी कारकुन परवीन रहमान के कत्ल भी चंद दिन पहले कातिल जो हैं वो भी बरी हो गए थे। अदालत ने उस वक्त भी कहा था कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलज़िमान को मिलता है, और आपको पता ही है उसके बाद एक बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था। और इस वक्त ज़रा हमने नूर मुकद्दम कत्ल केस में क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या हो रहा है उधर वो पता करेंगे। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस यूसुफ ज़ई हमारे साथ हैं। अवैस, ज़ाहिर जाफर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत जो है वो बिल्कुल चल रही है, तो क्या ज़ाहिर के वकला अपने मौक्किल की मुकम्मल बरियत चाहते हैं या सज़ा में चाहते हैं कि रियायत हो जाए? क्या उनका प्लान क्या है, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं उनकी पहली कोशिश तो यही है कि जो मुकम्मल रिलीफ है वो हाई कोर्ट से हासिल किया जाए और जो उनको सज़ा मिली है उससे बरियत हो। लेकिन जो इसके अलावा उनकी जो अभी तक दलाइल हैं और सेकंड ऑप्शन है उसमें यही है कि जो मैक्सिमम रियायत हाई कोर्ट से हासिल की जा सके वो की जाए, और उसके लिए वो सहारा ले रहे हैं कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स का, और जो प्रोसिक्यूशन के केस में गवाहों के बयानात में तजाद या कोई खामियां हैं, कानूनी सुकम हैं या तफ्तीश के नकाइस हैं, उनका सहारा लेकर कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। कुछ उन्होंने एतराज़ उठाए हैं जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि जहनी हालत का भी जायज़ा नहीं लिया गया, जहनी हालत नहीं जांची गई ज़ाहिर जाफ़र की, और इस हवाले से उन्होंने एक जो है नई दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि ज़ाहिर जाफ़र का मेडिकल चेकअप दोबारा कराया जाए। अगरचे जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने कोर्ट की मुआवनत की है इस हवाले से, और उन्होंने ये कोर्ट को आगाह किया है कि ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था तो उस स्टेज पर ये नुक्ता तय हो चुका है और कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है, ट्रायल कोर्ट ने, कि ज़ाहिर जाफ़र की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त है। अच्छा जी, मतलब मुलजिम के वकील ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर की ज़हनी हालत से लेकर प्रोसिक्यूशन, तफ्तीश वगैरह हर चीज़ पर सवालात उठा रहे हैं। खैर, उनका काम भी है ये। बहुत शुक्रिया आपका अवैस, एंड दैट इज़ ऑल दैट वी हैव टुडे। वैसे तो बहुत कुछ था हमारे पास मज़ीद भी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वक्त हमेशा कम ही रहता है हमारे लिए। ये जियो का सबसे तवील, मतलब 2 घंटे के दौरानिया होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बट इमरान असलम साहब की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा जियो, जंग और सहाफ़ती दुनिया में। बेशक। We'll see you on Monday.